गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत आज आप लोगों को भारतीय संविधान में उल्लिखित जो मूल अधिकार है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने चल रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान का, जिसे कि हम भारतीय संविधान का मूल अधिकार कहते हैं। ठीक, जैसे कि आपको इसके पहले जो हमने एज ए इंट्रोडक्शन बता रहे थे हैं उसमें आपको बताया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य बताए गए। लेकिन अगर हम आपको बताना चाहें ऐसे तो जैसे क्या हो गया, भारतीय संविधान का जो पार्ट 1 है मतलब भाग 1, जिसमें संघ और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक, मतलब संघ और संघ शासित क्षेत्र। दूसरा है जो पार्ट है जिसे हम दूसरा भाग कहते हैं, उस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, मतलब जिसे हम सिटीजनशिप कह सकते हैं, नागरिकता। अर्थात हम देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल 1 से लेकर के भारतीय संविधान का जो है, ठीक है, वो 4 तक में भारतीय संघ और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख किया गया। उसके बाद 5 से लेकर के 11 तक मतलब जो भारतीय संविधान का भाग 2 है जिसमें कि नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और तीसरा टॉपिक जो आपका आता है मतलब संविधान का तीसरा पार्ट, तीसरा भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट, इसका जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक, तो ये पता होना चाहिए आपको कि भारतीय संविधान का मूल अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान को उधारी का थैला कहा जाता है। उधारी का थैला का मतलब यह है कि इसने विभिन्न देशों के संविधान से जो वहाँ की इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको अडॉप्ट किया तथा उसमें मतलब संशोधन करके वो भारतीय जो इन्वायरमेंट है, भारतीय जो ट्रेडिशन है, भारतीय जो कल्चर है, उसको उसमें ढाला और अपने यहाँ उसको अपने संविधान में मतलब उसको जगह दी, स्थान दिया। ठीक, तो कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। मतलब अगर हम स्रोत के रूप में कोई पूछता है कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से है, तो हम कहते हैं मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक, चलिए अब बात ये आती है कि यहाँ पर कि आखिर ये जो अनुच्छेद दिए गए हैं मतलब 12 से लेकर के 35 तक, तो क्या चीज़ें हैं इनमें। जैसे देखिए क्या है ना, मूल अधिकार अगर कोई परिभाषित करना चाहता है, बताना चाहता है, तो हम कहते हैं कि वह नागरिकों को प्राप्त वह अधिकार, मतलब हम कह सकते हैं कि नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त वह अधिकार जो उनके स्वाभाविक विकास के लिए आवश्यक हैं। मतलब जैसे कहा गया कि बिना उनके नागरिकों का पूर्ण विकास नहीं हो सकता, उसे हम क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं। ठीक, तो इसमें अगर मूल अधिकार की कोई परिभाषा बताता है तो आप लोग इसको बता सकते हैं। ठीक, कि मूल अधिकार में क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ सबसे जो बड़ी है उसमें देखिए अनुच्छेद 12 और 13। अगर हम देखते हैं कि एक अनुच्छेद ऐसा है जिसमें मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है और दूसरा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। क्योंकि कहा गया मूल अधिकार वह अधिकार है जो राज्य को नहीं, जो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। अब राज्य के अंतर्गत क्या आता है, जैसे राज्य, जैसे जनरली हम कह दिए कि आपके दिमाग में क्या आ जाता है, जैसे हम राज्य की बात करते हैं आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है
कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक, हम तो ये मान लेते हैं। और अगर आप यही पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको ये पता चलता है कि राज्य मतलब जो एक देश है जिसमें जनता हो, सरकार हो, संप्रभुता हो, भूभाग हो, वो क्या होती, वो राज्य के अंतर्गत आता है। तो राज्य यहाँ पर एक मतलब हम कह सकते हैं कि लॉन्ग थिंग है, मतलब बड़ी चीज है। राज्य की अलग अलग परिभाषा की गई है। तो यहाँ आपको केवल इसमें इतना जानना है कि अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में राज्य बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें राज्य के अंतर्गत आती हैं, स्टेट के अंतर्गत आती हैं। तो उसको अलग टॉपिक में आपको हम बताएंगे। अब बात ये आती है कि हमारे संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं, मतलब फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में कुल कितने हैं। अगर हम देखते हैं टोटल मूल अधिकार, तो देखिए लिखा गया है, पहला है राइट टू इक्वलिटी मतलब समता का अधिकार, दूसरा है राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तीसरा मूल अधिकार हो गया। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार कह सकते हैं। इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब शिक्षा और संस्कृति का मूल अधिकार। इसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां पर जो एक मूल अधिकार था मतलब और वो था संपत्ति का मूल अधिकार। किसका? संपत्ति का मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टीज। उसको भारतीय संविधान से मतलब 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उससे उसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो अब इसके तहत आप लोग लर्न कर लेंगे कि आपके मूल अधिकार कितने हैं। पहला है समता का, दूसरा है स्वतंत्रता का, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का है। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा का मूल अधिकार है। फिर क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। तो इसको आप लोग लर्न कर लेंगे कि पहले हमारे कितने मूल अधिकार हैं। ओके, अब देखिए एक बात आती है, हमने उल्लेख किया संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था मतलब अनुच्छेद 31 में। उसको जब 44वें संविधान संशोधन द्वारा रिमूव किया गया, हटाया गया, तो उसे आर्टिकल, ठीक है, जो 300 मतलब का है उस पार्ट में इसको क्या कर दिया गया, रख दिया गया। और वह अब क्या हो गया, विधिक अधिकार हो गया हम कह सकते हैं। वो जो फंडामेंटल राइट था उससे हटा दिया गया। अब यहां पर जो हमारा पहला मूल अधिकार है जिसे हम राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है समता का अधिकार। तो इस समता के अधिकार के तहत जो हम पढ़ते हैं, पहला है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। अगर कोई पूछता है आपको समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आप इसको बताएंगे समता का जो अनुच्छेद है मतलब राइट टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। कहां तक? अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक, अब इसमें देखिए 4 चीजें आपको लिखा गया है। बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। इसमें 2 शब्दावलियां हैं, विधि के समक्ष समता है और विधि का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष जो समता शब्द है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और विधि का समान संरक्षण मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मतलब 2 शब्दावलियां हैं, दोनों अलग अलग देश के संविधान से लिया गया है। मतलब यह कि विधि के समक्ष कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या रंक, वो क्या है?
समान है, लेकिन विशेष पद पर रहते हुए मतलब पद का संरक्षण व्यक्ति को मिलता है, मतलब व्यक्ति को नहीं बल्कि पद को संरक्षण मिलता है, वही उसी को हम कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ए आर्टिकल 14 में। ठीक, इसके बाद लिखा गया इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देखिए अनुच्छेद 15 है, मतलब धर्म, जाति, रंग अथवा लिंग के स्थान पर, मतलब लिंग के लिए, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब ये अनुच्छेद 15 है। इसके बाद इसी अनुच्छेद 15 का एक पार्ट नहीं, अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 में क्या है, ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारा लोक निगम है, आगे समझ नहीं, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट जॉब होती है, सर्विसेज होते हैं, उसमें सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इसके बाद लिखा है बाय एलिवेशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद जो 18 है उसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो यहाँ तक हमारा जो फंडामेंटल राइट आता है उसमें इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है कि अगर हम अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जिसे विधि के समक्ष समता की बात करते हैं, तो इस विधि के समक्ष समता में आपकी 4 जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, मतलब अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, आप लोग इसको समझेंगे और लर्न करेंगे। क्योंकि हमने अभी इंग्लिश में भेजा आप लोगों को इसलिए कि आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिए, इससे आपकी 2 चीज़ें होंगी, एक तो इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा और दूसरी चीज़ अब हिंदी बोल ही रहे और उसी का इंग्लिश वहाँ पर लिखा गया है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अगला है राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए जो स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 19, 20 और 21 में दी गई। अनुच्छेद 19, 20 और 21 में दी गई। ठीक है, अब इसमें आपको समझना है, सबसे पहले देखिए लिखा है ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। मतलब जैसे कहा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहला है अनुच्छेद 19, और इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मतलब विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें असेंबली मतलब संगठन बनाने, मतलब सभा करने, एसोसिएशन संगठन बनाने, मूवमेंट मतलब भ्रमण करने, रेजिडेंस मतलब रहने, तथा कोई भी वित्त या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ये कहां पर है, अनुच्छेद 19 में। इसके बाद लिखा ऑफ सर्टेन प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विकेशन ऑफ ऑफेंस। ठीक, मतलब जैसे कहा गया कि एक प्रोटेक्शन है, मतलब संरक्षण मिला हुआ है, जैसे आर्टिकल जो 20 हमारा कहता, उसमें दिया गया है दोहरे दंड से बचने का प्रावधान। दोहरे दंड से बचने का प्रावधान का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति एक ही गलती के लिए 2 बार सजा नहीं प्राप्त कर सकता है, और उसी में ये भी दिया गया है कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई गलती को ठीक या उसके अपराध की सजा कोई व्यक्ति दूसरा स्वैच्छिक रूप से भी नहीं ले सकता है। इसके बाद है आप प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का संरक्षण। एक कौन सा है, अनुच्छेद 21, मतलब जिसे हम जीवन का अधिकार कहते हैं, और इसी में एक चीज दिया गया है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14, मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जो शिक्षा का अधिकार है वो जीवन के अधिकार के तहत, मतलब अनुच्छेद 21 में इसको जोड़ा गया।
इसके बाद दिखा है आ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। मतलब जैसे गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 22 में दिया गया है। तो अब यहां 19 से 22 तक आपका क्या हो गया, राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, जिसमें कि गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार है। मतलब किसी भी व्यक्ति को नजरबंद नहीं किया जा सकता। अगर उसे मतलब गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना क्या है, अनिवार्य। ठीक है, तो ये आपका है राइट टू फ्रीडम। अभी इस क्लास के तहत केवल हम आप लोगों को ये याद करवाना चाहते हैं कि हमारे मूल अधिकार कौन कौन से हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं। तो पहला हमने बताया विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। इसमें दिया लिखा गया, देखिए, फॉर प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, जैसे बेगारी कहा गया ना, मतलब किसी को बंधक बना करके उससे श्रम नहीं करवाया जा सकता है। इसी में लिखा गया है, मतलब जैसे बच्चों के हितों का संरक्षण, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होटलों में, रेस्तराओं में या कालीन उद्योग में काम पर लगाए जाते हैं, उनका शोषण है, इसकी मनाही की गई है। यहीं पर लिखा गया फॉर प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अच्छा, ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस जॉब्स, मतलब खतरनाक स्थानों पर बच्चों के रोजगार का निषेध दिया गया है। ठीक, तो इसमें है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 आप लर्न कीजिएगा। इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के आपका 28 तक है। इस 25 से 28 में आपका पहला जो दिया गया है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिसेस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब हम अपने धर्म को माने, उसका प्रचार प्रसार करें, उसको आत्मसात करें, वो हमारा क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जो धार्मिक हमारे संबंध हैं, ठीक है, उसको मैनेज करने की क्या है, स्वतंत्रता है। इसके बाद है फ्रीडम एज पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब इसकी स्वतंत्रता कि किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मतलब टैक्स लगाना या उसकी मतलब भरपाई करना, मतलब इसको दिया गया है। इसके बाद लिखा गया है फ्रीडम एज टू अटेंड एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, मतलब जैसे कहा गया कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं या धार्मिक शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पर अगर धार्मिक पूजा पाठ या बाकी ऐसी चीज़ें कराई जाती हैं तो उससे स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसकी स्वतंत्रता है आपको। इसके बाद है मतलब राइट टू फ्रीडम, केवल इतना ही लर्न करना है आपको, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अनुच्छेद 25 से 28। इसके बाद अनुच्छेद 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आपका अनुच्छेद 29 और 30 आता है, जिसमें फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज टू कंजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, मतलब जैसे कहा गया कि अपनी भाषा, लेख और संस्कृति के संरक्षण का मूल अधिकार है। इसके बाद लिखा गया फॉर माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, मतलब जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी तरह के मतलब अपने संरक्षण के लिए
शैक्षिक संस्थाओं को खोल सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, मतलब उसका प्रशासन चला सकते हैं। ये शिक्षा के अधिकार के तहत है। इसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसी के पहले अनुच्छेद 31 था और वह अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, जिसे कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, मतलब उसे विधिक अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। तो ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें 5 प्रकार की रेटों का जिक्र किया गया है, और वो रेटें हैं आपका जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो ये जो मतलब 5 रेटों का उल्लेख किया गया है, इन रेटों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसको आप लोगों को क्या करने की जरूरत है, लर्न करने की जरूरत है। और उसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 33, 34 और जो 35 है, ये मतलब कहा गया कि सेना या पुलिस के विशेष लोगों के लिए, मतलब वो कार्य की दशाओं में व्यक्तियों को मूल अधिकारों से क्या किया जाता है, वंचित किया जाता है, उसका उल्लेख किया गया है। तो अब आप लोगों को जो हमारी एक क्लास थी, इसके माध्यम से जो आप लोगों को लर्न करना है, वो केवल इतनी चीज़ें लर्न करना है कि मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, इसको आपको लर्न करना है। आगे समझ के नहीं, इतनी चीज़ों को आपको इसमें लर्न करना है। और कौन सा मतलब टोटल हमारे कितने मूल अधिकार हैं और कौन सा मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।